नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड MSW002 की बुक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जहां इस सीरीज का आज हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा समाज कार्य का इतिहास, राज्य की पहलें। तो इससे पहले हम चैप्टर शुरू करें उससे पहले मैं समस्त फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं ये आशा भी करूँगा कि आप समाज कल्याण के क्षेत्र में अपने आप को पूरे समर्पित भाव के साथ समर्पण करेंगे। क्योंकि कई बार ये सवाल उठते हैं, क्या समाज कल्याण से जुड़े हुए व्यक्ति वास्तव में समाज कल्याण कार्यों से जुड़े हुए हैं या फिर सभी लोग अपनी झोलियां भरने में लगे हुए हैं। तो आशा है आप इस प्रश्न का जरूर उत्तर देंगे और वास्तव में समाज के प्रति आप अपने आप को समर्पित करेंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा, इस चैप्टर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पार्ट में जो चैप्टर में पढ़ाया जाएगा वो ये पढ़ाया जाएगा कि प्राचीन भारत में वो कौन से तत्व थे जो हमें ये बताते हैं कि प्राचीन भारत में भी समाज कल्याण की भावना मौजूद थी। इसके बाद जब ब्रिटिश शासनकाल आएगा, औपनिवेशिक शासनकाल भारत पर शुरू होगा, तो उन ब्रिटिश नीतियों के बारे में हम पढ़ेंगे जो समाज कल्याण की भावना से प्रेरित थीं। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा वो कौन से कार्य किए गए जो समाज कल्याण की दिशा की ओर थे। तो चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है, जहां हमें प्रस्तावना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रस्तावना हमें यही बता रही है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इसके साथ साथ प्रस्तावना हमें यह भी बताती है कि जब हम विश्व के इतिहास पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि पश्चिमी देशों से समाज कार्य का अध्ययन शुरू हुआ, लेकिन वास्तविकता इससे कुछ अलग है। अगर हम भारत के इतिहास पर ध्यान दें तो भारत का इतिहास जब से ही समाज कल्याण की भावना भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई है। यानी कि हमारे लिए समाज कल्याण कोई एक नया विषय नहीं है। युगों युगों पुरानी ये घटना है जो कि अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि समाज कल्याण हर एक वर्ग से जुड़ा हुआ था। तो ये हमारे चैप्टर की प्रस्तावना कहती है। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि प्राचीन भारत में जो स्थानीय शासक थे, चाहे वो राजा हों, चाहे वो रानी हों, चाहे वो बड़े बड़े जमींदार हों, उनके द्वारा क्या क्या पहले की गई जो कि हमें ये बताती है कि उस समय भी सामाजिक कल्याण के तत्व थे। अच्छा भाई, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों से हम समझ क्या रहे हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि एक जो राजा है, यानी कि शासन प्रणाली, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे कोई भी हो, शासन प्रणाली के ऐसे कार्य होने चाहिए जो सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए हों। अब सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए कार्य क्या होंगे? सड़कों का निर्माण, हर एक व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल, चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो या विशेष ज़रूरतें, किसी के साथ अन्याय ना हो। एक शासन प्रणाली से हम यही तो आशा कर सकते हैं, क्योंकि एक शासन प्रणाली इससे ज़्यादा कर भी क्या सकती है। वो बस हमारी बेसिक नीड का ध्यान रखे और हर किसी को न्याय मिले, तो हम कहेंगे हाँ भाई, ये क्या है जो शासन प्रणाली है वो अच्छी है। तो यहाँ से यहाँ तक हम यही पढ़ेंगे कि जब हम वैदिक काल की बात करते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल की बात करते हैं, तभी से हमें नैतिकता और आध्यात्मिक रूप से सामाजिक कल्याण के बारे में पता चलता है। देखिए, धर्म चाहे कोई भी हो, नैतिकता जो हमें सिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि क्या सबका कल्याण। एक मनुष्य होने के नाते हमें दूसरे मनुष्य के प्रति वैसा ही बर्ताव रखना चाहिए जैसा हम उससे अपने प्रति चाहते हैं। तो ऐसे में जो हमारी प्रारंभिक वैदिक काल से ही अगर हम देखें, अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, तो हमें पता चलता है कि नैतिकता बहुत मजबूत थी और आध्यात्मिक मूल्य यानी कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात की जाती थी। इसके साथ साथ मानव विकास के अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो ये भारतीय समाज की उत्पत्ति से ही शुरुआत है। जब भारतीय समाज की शुरुआत हुई थी, उसी के बाद ही समाज के विकास पर बल दिया जाने लगा था। समाज सेवा की भावना जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से दिखती थी। हालांकि वैज्ञानिक तरीके से तो समाज कल्याण का अध्ययन नहीं होता था, लेकिन फिर भी इमोशनली में, भावनाओं में समाज कार्य जरूर था। जैसे कि इस दौरान बड़े पैमाने पर बहुत सारे कार्य हुए जिनकी चर्चा आगे की भी गई है। जैसे कि जब हम पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं तो पूर्व वैदिक काल पूरे विश्व के लिए खोज का युग था, क्योंकि उससे पहले मनुष्य ना प्रकृति पर पूरी तरीके से आश्रित था। कंदमूल फल फूल खाकर जीवन यापन कर रहा है, कठोर जलवायु में रह रहा है, बहुत ठंड में रह रहा है, उतनी ही गर्मियों में रह रहा है, तो उसका अपने ऊपर बस ही नहीं है क्योंकि मनुष्य को ज्ञान नहीं है। लेकिन जब हम पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं तो चाहे यूरोप की बात करें, चाहे यूनान की बात करें, या विश्व में अन्य समाजों की बात करें, या भारत की बात करें, हर जगह अन्वेषण का युग चल रहा है, यानी कि खोज का युग चल रहा है। एज ऑफ इन्वेंशन चल रही है और इस खोज में सिर्फ प्रकृति के नियमों को हम जान रहे हैं। आग के आविष्कार होगा और पहिए का आविष्कार होगा, अन्य चीज़ों का धीरे धीरे करके आविष्कार होने लग जाएगा, जिससे
व्यक्तियों का जीवन कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा, प्रकृति पर अब उनकी निर्भरता कहीं ना कहीं कम होगी। तो इस काल में क्या होगा, पर्यावरण और मनुष्य के बीच में संबंधों के बारे में हमें पता चलेगा। अब ऐसे में समाज के पास बहुत सारी प्लानिंग्स रहेंगी समाज को चलाने के लिए, और ऐसे में क्या होगा, इमारतों का निर्माण शुरू होगा, वास्तुकला की शुरुआत होगी और शहरीकरण शुरू होगा। यह विश्वास किया जाएगा कि जो कानून होने चाहिए, सीमा शुल्क लगने चाहिए, कृषि का विकास होना चाहिए, धर्म जैसी जो प्रथाएं हैं, ये सब चीज़ें आर्यों के भारत में आने से पहले ही थी। यानी कि जब आर्य भारत में आएंगे उससे पहले का जो काल होगा वो पूर्व वैदिक काल होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों के आने के बाद हमारे यहाँ सभ्यता का उदय हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्यों के आने से पहले भी हमारे यहाँ ऐसी सभ्यताएं थीं, ऐसी प्रथाएं थीं जो लोगों का समाज के प्रति मार्गदर्शन करती थीं, गाइडेंस करती थीं। तो प्राचीन भारत में पूर्व वैदिक काल की अगर बात किया तो समाज कल्याण के लक्षण तो मौजूद थे, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से उसका प्रयोग नहीं था। आगे चलकर क्या हुआ, जैसे कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आर्यों के आने से पहले हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं, जो कि सिंधु नदी के किनारे फैली हुई एक सभ्यता थी। लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के बारे में बताया था। तो जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी ये एक शहरी सभ्यता थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर बड़े पैमाने पर पक्की ईंटों के मकान मिले थे। तो उस ज़माने में अगर पक्की ईंटों के मकान मिलने तो सोच लीजिए कितनी उच्च तकनीक आधारित सभ्यता वो होगी। नगर का नियोजन किया गया था, सड़क प्रणाली थी और जो जल निकास प्रणाली थी ये बहुत ही नियोजित तरीके से बनी हुई थी, प्लानिंग से बनी हुई थी, एक नक्शे से बनी हुई थी, जिससे पता चलता है वहाँ के लोग किस तरीके से विभिन्न विषयों का ज्ञान रखते थे। एक जीवन का पैटर्न मिलता है वहाँ पर। भले ही शासन व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी हमें ये पता चलता है कि लोगों की बेसिक नीड का कितना अच्छे से ध्यान रखा गया था हड़प्पा कालीन राजाओं के द्वारा। इसके साथ साथ हमें महिलाओं के बारे में पता चलता है कि महिलाओं को उच्च स्तर का सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती थी। आज हम जो देखते हैं कि महिलाओं और पुरुष के आधार पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, लिंग भेदभाव होता है, वो उस समय नहीं था। इतना ही नहीं, केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि जीव जंतुओं के प्रति भी सम्मान और आदर किया जाता था। पशुपति यानी कि पशुओं के स्वामी के रूप में भगवान शिव की पूजा उपासना की जाती थी। तो यानी कि वैदिक काल से पहले, यानी कि आर्यों के आने से पहले जब हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन से हमें ये बात पता चल जाती है कि हाँ भाई, हड़प्पा वासियों में भी समाज कल्याण की भावना से प्रेरित कार्य किए गए हैं। अब जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो हम वेदों का अध्ययन करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब जब इन वेदों का अध्ययन करने के बाद हमें यह पता चलता है कि उस काल में भी समाज कल्याण था, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, संगीत, यज्ञ, ज्ञान, ये सब मानव जीवन की हमारी आत्मा है। और वेदों को जो श्रुति के माध्यम से सुना जा रहा है, सुनकर कंठस्थ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो बताया जा रही है, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, हर एक व्यक्ति के अंदर समाज कल्याण की भावना को प्रेरित करना। चाहे आप वेदों का अध्ययन कीजिए, पुराणों का अध्ययन कीजिए, उपनिषदों का अध्ययन कीजिए, हर एक का सार यही निकलेगा कि किस प्रकार से आप एक परोपकारी जीवन जी सकते हैं। वैदिक काल के दौरान जब हम पढ़ते हैं राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो हमें पता चलता है कि वैदिक काल के दौरान जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें क्या था, परिवार और कबीले के रूप में राज्य का प्राधिकार था। यानी कि समाज कैसा था, कबीलाई समाज था, कबीले में लोग रहते थे। यहाँ पर मजूमदार ने ये बताया भी है कि किसी भी समाज की नींव परिवार ही होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी राज्य की नींव के रूप में परिवार ही था। बहुत से परिवार जो थे वो वास्तविक रूप से बंधनों में बंधे होते थे, कई गोत्रों से मिलकर जिला बनता था और इन जिलों में कबीले गठित होते थे और कबीले का एक सरदार होता था। सरदार का काम होता था लोगों का कल्याण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और ऐसे में उसने क्या किया था, बहुत सारे पद बनाए गए थे कि हाँ भाई, ये व्यक्ति ये कार्य करेगा, ये व्यक्ति इस डिपार्टमेंट को संभालेगा, ये व्यक्ति इस डिपार्टमेंट को संभालेगा। तो इससे पता चलता है कि उस काल में भी जब वैज्ञानिक रूप से अध्ययन नहीं होता था, उस टाइम पे भी लोगों की भावनाओं को बारे में पता लगाने के लिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदों का निर्माण किया गया था। चाहे वो वैवाहिक नियमों की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो धर्म कानून की बात हो, ये सब वैदिक काल के दौरान आ चुका था। विधान सभाओं को उस समय सभा और समिति कहा जाता था, जहाँ पर लोगों की चर्चा होती थी। इसके साथ साथ दान को सबसे ऊपर माना जाता था। वैदिक काल में दान को नैतिकता के रूप में समझा जाता था कि हर एक बंदे के अंदर ये एथिक्स होनी चाहिए कि वो ना अपने से कमज़ोर व्यक्ति को दान दे, जरूरतमंद और भिखारियों की सहायता करे। इससे पता चलता है कि समाज कल्याण के जो बीज थे, समाज कल्याण की जो उत्पत्ति थी, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक सभ्यता में ही आ गई थी।
जब हम महाभारत की कहानी पढ़ते हैं तो कर्ण को दानवीर के रूप में दिखाया गया है। इसी प्रकार से जब प्राचीन काल की सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने नाम आता है राजा हरिश्चंद्र का, जो कि सत्यवादी थे। सत्य के लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। ऐसी राजा भोज जो एक न्यायप्रिय शासक थे। तो हमें ये सब पता चलता है कि प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान संरक्षण करना धर्म का अंग समझा जाता था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें ये बताते हैं, चाहे वैदिक काल से पहले की बात हो, चाहे वैदिक काल के दौरान की बात हो, हर एक जगह समाज कल्याण के लक्षण मौजूद थे। मानव जीवन और व्यक्ति की आयु वृद्धि और विकास से संबंधित 40 संस्कार जुड़े हुए थे। विवाह के 8 प्रकार थे। इसके अलावा पैशाचिक, राक्षस और आसुरिक विवाहों को अनैतिक माना गया है। इससे हमें पता चलता है कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते थे उससे भी संबंधित लोगों के पास जानकारियां थीं। मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें आगे चलकर, तो जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य की बात करने से पहले मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध ने भी अपने आप को जो समर्पित किया था वो किसके प्रति समर्पित किया था? समाज कल्याण के प्रति। जहाँ वो यही कहते थे कि सर्व दुखम, यानी कि हर जगह क्या है? दुख है, और उस दुख से निपटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अष्टांगिक मार्ग। इसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, अपना घर बार सब छोड़ दिया था और एक सन्यासी की राह पर चले गए थे सिद्धार्थ, और आगे चलकर वही बुद्ध बने। तो चाहे वैदिक काल की बात करें, हम बौद्ध धर्म की बात करें, चाहे जैन धर्म की बात करें, महाभारत काल की बात करें, हर जगह हमें सामाजिक कल्याण के लक्षण मौजूद दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि भारत की संस्कृति जितनी पुरानी है उतने ही सामाजिक कार्य का इतिहास भी पुराना है। आगे चलकर जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और मैगस्थनीज की इंडिका से। इन दोनों पुस्तकों से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से सत्ता का बंटवारा यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था, कितने नगर और उपनगरों की स्थापना की गई थी, जिससे कि साम्राज्य को सही से चलाया जा सके। मौर्य साम्राज्य में अलग अलग प्रशासनिक विभाग बनाए गए थे, अलग अलग नगर मंडल बनाए गए थे। अशोक की बात की जाए, उसने आगे चलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अपना पूरा जीवन प्रजा के प्रति समर्पित कर दिया था। बहुत सारे संगठनों का निर्माण किया था। खास तौर पर अशोक ने धम्म का प्रचार किया था। अशोक की धम्म नीति थी, जहां उसने ये कहा था कि माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, लोगों का कल्याण करना चाहिए। उसने इसके प्रति चलते हुए बहुत सारी सड़कों का निर्माण किया, प्याऊ बनवाए। इसलिए आज हम अशोक को उसके कल्याणकारी कामों के लिए जानते भी हैं। आगे चलकर हम बात करते हैं राजा कनिष्क की, जो कि कुषाण वंश का शासक था। तो उस दौरान एक व्यक्ति थे चरक, जहाँ चरक संहिता लिखी गई है जिसमें चिकित्सीय उपचार की बात की गई है। तो इससे पता चलता है कि उस समय समाज में जो रोगों की क्षमताएं थीं, उस क्षमताओं को खत्म करने के लिए चिकित्सीय उपचार मौजूद था। इसके साथ साथ प्राचीन राज्य में भैषाज्य गृह, शहर या कस्बे में चिकित्सालयों का उल्लेख मिला है। कौटिल्य ने पशु चिकित्सकों के बारे में बताया जो पशुओं, घोड़ों और हाथियों के प्रभारी थे। तो इससे पता चलता है कि व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक अच्छी चिकित्सा प्रणाली की शुरुआत वहीं से हो चुकी थी। इसके अलावा जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं, चाहे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं, चाहे वेद व्यास की महाभारत की बात करते हैं, हर एक जगह हमें वैज्ञानिक पद्धति से शासन व्यवस्था के बारे में पता चलता है। राजा के नियमों के बारे में पता चलता है कि राजा क्या कार्य करेगा। राजा की उत्पत्ति को ईश्वरीय उत्पत्ति माना गया है, जहां राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। मनुस्मृति में भी यही बात की गई है, आगे चलकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी यही बात की गई है, महाभारत में भी यही बात की गई है। जो विचार लॉक, हॉब्स और रूसो जैसे विचारकों ने 2000 साल बाद दिए, वो विचार हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की भूमिकाओं के बारे में बताया गया कि वो सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर हर जगह प्रभावशाली भूमिका रहेगी राज्य की। यानी कि राज्य लोगों को नियंत्रित सिर्फ इसलिए करेगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से समाज में जीवन यापन कर सके। देखिए, हमें राज्य की जरूरत क्यों है? ताकि अराजकता ना फैल जाए, क्योंकि ये माना गया कि मनुष्य स्वभाव से ही क्रूर था, अत्याचारी था, स्वार्थी था, लोभी था। ऐसे में समाज की में अराजकता फैल गई। तो उस अराजकता से छोटे छोटे लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि मत्स्य न्याय चलता था, हर एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, इसी प्रकार से हर एक बड़ा आदमी छोटे आदमी को सताता था। तो ऐसे में एक न्यायशील समाज के लिए हमें शासन व्यवस्था की जरूरत पड़ी। तो ऐसे में राजा को वो सारे कार्य दे दिए गए, जितने यहाँ पर सारी लिखी हुई हैं चीज़ें, सारे राजा को कार्य दे दिए गए, चाहे शासन व्यवस्था हो, व्यापार हो, उद्योग हो, हर एक चीज़। असहायों की सेवा करना हो, वृद्धों की सेवा करना हो, अनाथों की रक्षा करना हो, ये सब कार्य राजा को दे दिए गए कि जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र और पुत्रियों का पालन करता है, वैसे ही हर एक राजा अपनी प्रजा का पालन करेगा।
तो कल्याणकारी राज्य ना भारत की पुरानी विशेषता रही है, क्योंकि राजा धर्म से उत्पन्न कानून का परिरक्षक है। जितनी भी हमारी पौराणिक कथाएं पुराण वेद लिखे गए हैं, इन सब में कर्म सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है, जो कि हमें ये बताते हैं कि जब हम अच्छे कार्य करते हैं तभी हमारे मन में प्रसन्नता आती है, बुरे कार्य से हमारे मन में प्रसन्नता नहीं आती, पश्चाताप आता है। तो राजा के लिए बताया गया है कि प्रजा सुखे सुखम राजन, यानी कि राजा की जो प्रसन्नता है वो प्रजा की प्रसन्नता में होनी चाहिए। कल्याण सभी कार्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको 2 कार्य चूज करने हो, उसमें से एक कार्य कल्याण का हो तो आप कल्याण वाला कार्य चूज कीजिए, दूसरा वाला नहीं। इसी प्रकार से परिवार के बारे में बताया गया है, किसी भी समाज की जो केंद्रीय इकाई होती है, जो बिल्कुल बेसिक यूनिट होती है, वो होती है परिवार। परिवार का जो कर्तव्य है, अब देखिए राजा का कर्तव्य तो परिवार का भी तो कर्तव्य होना चाहिए कि जो आजीविका में कमाएगा, यानी कि जो घर का मुखिया होगा, वो अपने माता पिता और जितने भी लोग उस पर आश्रित हैं, परिवार में जितनी भी विधवाएं और जितने भी बच्चे हैं, उन सब की देखभाल वही व्यक्ति करेगा जो परिवार में कमा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करता और सन्यासी बन जाता है तो राजा उसे दंड देता था। क्योंकि हम जब धर्म का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता 4 आश्रम के बारे में। तो ऐसे में ना जो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, वो समाज की जिम्मेदारी कैसे उठा लेगा। तो यानी कि परिवार की जिम्मेदारी उठाना बहुत जरूरी माना गया था। परिवार में जितने भी नाबालिग होंगे और ज़रूरतमंद होंगे, उनकी रक्षा करने में राज्य कानूनी रूप से सहायता करेगा। इसके लिए राज्य ने गुप्तचर विभागों की बात की थी। ऐसी महिलाएं जो अविवाहित होंगी वो सब राज्य के गुप्तचर व्यवस्था में कार्य करेंगी। गरीबों की सहायता करना राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। यानी कि देखिए, पारिवारिक देखभाल करना राज्य का कार्य है, कल्याणकारी काम करना राज्य का कार्य है, समाज में व्यवस्था बनाए रखना राज्य का कार्य है। तो गरीबों की सहायता करना अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जब, तो ऐसे में जितने भी लोग पीड़ित होते हैं उनकी सहायता करना राज्य का कर्तव्य है। जितने भी लोग राज्य पर आश्रित हैं, जितने भी रोगी हैं, इन सबको तुरंत से तुरंत सुविधाएं पहुंचाना राज्य का कार्य है। क्योंकि प्राचीन समय में बड़े पैमाने पर अकाल वगैरह पड़ते रहते थे, सूखा वगैरह पड़ता रहता था। तो ऐसे में अकाल के दौरान लोगों की सहायता कैसे की जाए, ये सब बताया गया है। भोजन औषधियाँ कैसे समय रहते हैं पूर्ति की जाए। अगला काम जो राज्य का होता है वो कार्य होता है रोजगार। रोजगार कार्य यानी कि एम्प्लॉयमेंट, हर व्यक्ति को रोजगार देना राज्य का कार्य है। उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। असहाय विधवा, विकलांग महिलाएं, वेश्याओं की माताएं, इन सबको भाग्य के सहारे छोड़ दिया गया। आश्रितों की देखभाल की जाती थी, उन्हें राज्य का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। जो महिलाएं अविवाहित होती थीं उन्हें लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचर के रूप में कार्य दिया जाता था। विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित किया जाता था। आगे व्यापार नीति। कोई भी देश जब तक नहीं चल सकता जब तक भाई उसे कहीं से टैक्स वगैरह ना मिले, जब तक उस राज्य की आमदनी ना हो। इसके लिए व्यापार नीतियों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब ऐसे में व्यापार नीतियां किस प्रकार से दुराचारी हो सकती हैं। हो सकता है जो निजी व्यापारी है, प्राइवेट सेक्टर जो है, ये क्या करे, मूल्य वर्धन कर दे जिससे आम जनता महंगाई से क्या हो जाए, त्रस्त हो जाए। तो ऐसे में ये बात की गई कि राजा जो है वो मूल्य नियंत्रण रखेगा। मूल्य नियंत्रण करना किसका कार्य होगा, राजा, ताकि भ्रष्टाचार ना हो, और जो भ्रष्टाचार करे उसे कठोर दंड दिया जाए। व्यापारियों की समय समय पर जांच की जाती थी, कहीं वो मिलावटी सामान तो नहीं बेच रहे हैं। सब्जियों और तेलों पर दंड दिया जाता था अगर वो कोई बंदा मिलावटी सामान बेचता था। इसके साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता था कोई बंदा कम तो नहीं तौलता। गलत तराजू और नाप तौल प्रयोग करने वाले व्यापारियों को दंडित किया जाता था, जुर्माना ठोका जाता था। और आज भी देखिए ऐसा होता है। तो जो चीज़ें आज हो रही हैं वो हमें प्राचीन काल में दिख जा रही हैं, आज से 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार साल पहले। इसके अलावा जो लोग गुलाम होते थे उनके प्रति भी राजा ध्यान रखता था कि कहीं गुलामों से ऐसा कार्य ना करवाया जाए जो मानवीय कार्य ना हो। गुलामों के भी व्यवसाय स्पष्ट किए गए थे। मालिकों को बताया गया था कि अधम कार्य ना करें, जैसे मरे हुए लोगों को ले जाना, मलमूत्र को साफ करना, अपशिष्ट भोजन के जूठन को साफ करना। ऐसे काम नहीं करवा सकते क्योंकि वो भी तो एक बंदा मनुष्य है, भले ही वो आपका गुलाम हो। इसी प्रकार से नगर प्रशासन में बाग बगीचों, मनोरंजन केंद्रों, वन भूमि, सिंचाई कार्य, शमशान घाट, भोजनालय और यात्री निवास के निर्माण के लिए नगर प्रशासन उत्तरदायी था। जैसे आज ग्राम पंचायतें, तो वैसे नगर प्रशासन उद्यानों, मनोरंजन केंद्रों, इन सब के लिए उत्तरदायी था। गांव की समुचित सीमा, लोगों की जानकारी का लेखा जोखा, उनके नाम, भूमि की बिक्री, हस्तांतरण व पंजीकरण, परिवार के सदस्य और पशुओं की संख्या की गणना करना, ये सब काम किसका था, सब नगर प्रशासन का था। इसके साथ साथ आगे थोड़ा सा और बताया गया है, जैसे कि अपस्तंबा ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बड़े अच्छे से बताया। उन्होंने बताया कि राज्य को भोजन, वस्त्र, आश्रय और चिकित्सीय उपचार लोगों को प्रदान करना बहुत जरूरी था। राज्य में कोई भी कमी या अन्यथा
से भूख, बीमारी, शीत या गर्मी से पीड़ित कोई व्यक्ति नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप एक लाइन याद रखें ना कि लोगों की बेसिक नीड पूरा करना किसका काम होगा, राज्य का, तो आप इससे लपेट सकते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाए तो। आगे ये बताया गया है कि भारत क्या करता था, मसालों का निर्यात करता था, कपास और वस्त्र उद्योग, शॉल और मलमल, मोती, कीमती पत्थर एक्सपोर्ट करता था, निर्यात करता था, जबकि बदले में चांदी, सिंदूर, सोना, गुलाब जल, केसर और अफीम हम इंपोर्ट करते थे। भारत में अरब संस्कृति का मिश्रण हुआ आगे चलकर। अरब व्यापारी जब भारत में व्यापार करने आए, जैसा कि अली जो कि मुस्लिम में चौथा खलीफा था, उसने लिखा है कि वह भूमि जहाँ सबसे पहले ग्रंथ लिखे गए थे वो भारत है। सबसे पहले जो ज्ञान और प्रज्ञा प्रकट हुई वो भारत है। पशु और पक्षियों की कहानियों के माध्यम से जो नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं वो पंचतंत्र किताब में लिखी गई हैं। इसके अलावा पशुओं के संरक्षण, उनके सम्मान के लिए भी हितोपदेश रखे गए हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में इल्तुतमिश ने बताया है, इल्तुतमिश को शिक्षा का संरक्षक माना गया है। उसने बताया बहुत सारे मदरसों की स्थापना करी और मुल्तान में शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी करवाई, दिल्ली में भी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करवाई, जिससे पता चलता है कि शिक्षा व्यवस्था पर भी जोर दिया जाता था। प्रत्येक मस्जिद में मकतब संबंध किया जाता था। लोगों के लिए शिक्षा सुलभ कराने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। लोगों के कल्याण के लिए आगे चलकर शेरशाह सूरी के नाम को हम हमेशा याद रखते हैं, जिसने सराय और बहुत सारी डाक चौकियाँ बनवाई थी। इसी प्रकार से अकबर ने दीन इलाही की स्थापना करी थी। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, जिन लोगों ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं, चीख चीख कर कहती हैं कि ब्रिटिश शासन से पहले, पूर्व वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश शासन तक किस प्रकार से समाज कार्य का विकास हुआ है, किस प्रकार से समाज कल्याण के लक्षण भारत में मौजूद थे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये क्वेश्चन बना कि औपनिवेशिक काल से पूर्व भारत में समाज कार्य के विकास पर एक लेख लिखिए, तो पूर्व वैदिक काल से शुरू करके आप हेडिंग टू हेडिंग लिखेंगे। जितनी अच्छी हेडिंग में बनाकर आप आंसर लिखेंगे उतने अच्छे नंबर भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे। आगे हम चैप्टर में बात करते हैं कि औपनिवेशिक जो शक्तियां भारत में आईं वो कौन कौन सी शक्तियां थीं और इसके साथ साथ ब्रिटिश शासन का हम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो औपनिवेशिक शक्तियों की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे देश हमें उपनिवेश बनाने के मंसूबे लेकर आए थे, जैसे कि पुर्तगाली हो गए, ब्रिटिश हो गए, फ्रांसीसी हो गए, डच हो गए, डेनिश हो गए। तो ये जो प्रमुख शक्तियाँ थीं जिन्होंने भारत में कदम रखा था इस पर्पज़ से कि वह न सिर्फ भारत से व्यापार करेंगी बल्कि साथ साथ भारत में राजनीतिक शक्तियाँ बनकर उभरेंगी। लेकिन इन सभी कंपनियों में से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो विजेता बनेगी और वो हम पर शासन करेगी। तो यहाँ पर छोटा छोटा यहाँ पर डेमो दिया हुआ है इन सब के बारे में कि पुर्तगालियों की अगर बात की जाए तो देखिए, हालांकि ये पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, हमें बस ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या प्रभाव पड़ा ये पढ़ना जरूरी है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी 5 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी मैं इसे खत्म कर देता हूँ कि पुर्तगालियों की बात की जाए तो पुर्तगाली जो है भारत में पहुँचने वाले पहले यूरोपीय थे। जहाँ हम सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की ओर आने वाले रास्ते की खोज की, और उसके बाद जब वो पहुँचा तो किस प्रकार से केरल में कालीकट के राजा ने उसका स्वागत किया और आगे चलकर फिर वो अपनी सेना लेकर आता है, और किस प्रकार से पुर्तगाली ना सिर्फ भारतीय व्यापार पर कब्जा करना चाहते हैं बल्कि भारत पर ईसाईयत भी थोपना चाहते हैं, और इसके साथ ही साथ वो अपने किलों का निर्माण करेंगे और वो ये सोचेंगे कि एक फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना भारत में की जाए, पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना भारत में की जाए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था जो कि सबसे बाद में छुड़ाया गया। इसी प्रकार से पुर्तगालियों के बाद ब्रिटिश की अगर हम बात करें तो 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से उन्होंने अनुमति ली, जिससे उन्हें भारत के साथ व्यापार करने का और ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। अब जब वो भारत में आएंगे तो भारतीय शासकों से मित्रतापूर्ण संबंध रखेंगे और धीरे धीरे करके हर एक शासक के से अपनी अपनी फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगेंगे। फिर धीरे धीरे वो भारतीय राजनीति को समझेंगे और भारतीय राज्यों में फूट डालकर अपने मंतव्य को पूरा करेंगे, अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से फ्रेंच कंपनी यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आएगी, लेकिन फ्रांसीसियों का और ब्रिटिश का सीधा युद्ध होगा जिसमें ब्रिटिश जीतेंगे, और ऐसी नीदरलैंड की डच कंपनी भी भारत में आएगी, लेकिन ये भारत में ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे। आगे चलकर ये समझौता कर लेंगे और ये इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्रों के साथ व्यापार करेंगे। इसी प्रकार से डेनमार्क भारत में कदम रखने वाला अंतिम उपनिवेशी शक्ति था।
आगे चलकर ये दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल, निकोबार द्वीप समूह, इन सब में अपनी व्यापारिक चौकियाँ स्थापित करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन सी औपनिवेशिक शक्तियाँ भारत में आई थी। पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और डैनिश। तो इनके बारे में कुछ पूछेगा नहीं वैसे तो आपसे, बट फिर भी आपको एज ए स्टूडेंट पता होना चाहिए। आगे जो बताया गया क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी कि ब्रिटिश कंपनी थी, इसने वो कौन से कार्य किए जिससे हमें पता चलता है वो कार्य सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए थे, यानी कि औपनिवेशिक शासन के दौरान राज्य की क्या पहले की गई थी। तो देखिए सबसे पहले हमें औपनिवेशिक राज्य की प्रकृति को समझना होगा, यानी कि उस समय भारत की स्थिति भौगोलिक स्थिति कैसी थी। तो देखिए जब हम भारत की बात करते हैं तो उस समय भारत जो था मुख्यतः कृषि प्रधान देश था। अब ऐसे में देश की जो आमदनी थी वो मुख्यतः किस पर निर्भर थी? कृषि पर। और देश में मुगल साम्राज्य का क्या था? शासन था। ऐसे में भारत जो था मानसून आधारित कृषि पर निर्भर था। अब ऐसे में मानसून अगर समय पर आ गया तो कृषि अच्छी होगी, और मानसून अगर समय पर नहीं आया तो कृषि अच्छी नहीं होगी, और मानसून ज़्यादा आ गया तो भी दिक्कत, यानी कि मानसून ज़्यादा आ गया तो बाढ़ आ जाएगी, और मानसून समय पर नहीं आया तो अकाल पड़ जाएंगे। तो ऐसे में भारत में लगातार बाढ़ और अकाल की समस्याएं बनी रहती थी। अब जब भारत में बाढ़ और अकाल की समस्याएं बनी रहेंगी तो प्रभावित कौन होगा? समाज प्रभावित होगा, किसान प्रभावित होंगे, क्योंकि अगर उपज नहीं हुई तो किसान का नुकसान तो है ही है, समाज में भुखमरी फैल जाएगी, उधर राजा के कोष में भंडार नहीं आएगा, तो ये बहुत सारी समस्याएं एक साथ चल पड़ेंगी। अब ऐसे में क्या करेगी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार, ब्रिटिश कंपनी, ये क्या करेगी? तो यहाँ से यहाँ तक ये बताया गया दुर्भिक्ष का मतलब अकाल होता है। तो भारत में लगातार अकाल पड़ेंगे। अब इन अकालों से निपटने के लिए बताया जाता है 20 बड़े और छोटे छोटे कई अकाल पड़े ब्रिटिश शासन के दौरान। तो बार बार अकाल के होने वाली जो घटनाएं थी, इन घटनाओं से सबक लेते हुए उपनिवेशी राज्यों ने क्या किया? 1880 में एक अकाल आयोग नियुक्त किया, यानी कि दुर्भिक्ष आयोग नियुक्त किया। बाद में ऐसी एक संहिता भी तैयार की गई 1883 में। फिर अकाल से राहत, बीमा और कृषि पर निर्भर करने रहने वाले जितनी भी आबादी थी उसके लिए वैकल्पिक स्रोतों की बात की गई कि अगर अकाल वगैरह पड़ता है तो वो लोग किस माध्यम से अपनी आजीविका को चला पाएं। तो सबसे पहले क्या था भाई, क्या समस्या बताएंगे आप? कि भारत में अकाल की समस्या थी। फिर उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? एक आयोग की स्थापना करी, एक संहिता तैयार करी, और इसमें यह बात की गई कि कृषि पर किस प्रकार से बल दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ कृषि से अतिरिक्त भी आय किसानों की होनी चाहिए। तो कृषि सुधार के उपाय किए गए। कृषि सुधार के उपाय में क्या किया गया? 1885 में कानून पास किया गया, काश्तकार कानून। उसमें यह कह दिया गया कि अगर आपके पास ज़मीन 12 वर्षों तक रही है तो उस ज़मीन पर कब्जा आपका होगा। इसके साथ साथ कृषि सुधार के लिए स्थायी बंदोबस्त भी किया गया। रॉयल कृषि संस्थान की स्थापना की गई, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण दिया गया, बड़े बड़े रिसर्च हुए, और प्रयोगात्मक कृषि की सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई। बहुत सारे कृषि स्कूल और कॉलेज भी देश के भिन्न भिन्न भागों में स्थापित किए गए। ट्रांसपोर्टेशन का विकास हुआ, और धीरे धीरे करके जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना जैसी जो नकदी फसल हैं, यानी कि पहले जहाँ भारत में खाद्यान्न फसलें होती थी, केवल गेहूं चावल जैसी फसलों पर जोर दिया जाता था, मक्का ज्वार बाजरा पर जोर दिया जाता था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इसने नकदी फसल, व्यापारिक फसलों पर बात की। इनने जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना जैसी नकदी फसलों को उगाने की बात की, जिससे कृषि का व्यापारीकरण शुरू हुआ, जिससे किसानों की आमदनी बढ़नी शुरू हो गई। इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट था परिवहन का विकास, ट्रांसपोर्टेशन का विकास। सबसे पहली रेलवे पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो 1825 में आई थी, लेकिन भारत चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था तो इसलिए भारत में रेलवे आई 1853 में। जबकि अन्य देशों की बात करोगे, जापान वगैरह देखोगे ना आप, तो जापान में 1870 के बाद रेलवे आएगी। लेकिन भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए भारत में रेलवे की स्थापना की गई। भारत में सबसे पहले जो रेलवे आई वो 1853 में आई, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर ये रेलवे लाइन चलाई गई। फिर धीरे धीरे करके देश के अन्य भागों में रेलवे का विस्तार होता गया। देखिए रेलवे का विस्तार करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ना। उड़ीसा, रानीगंज, झरिया, झारखंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोहे और कोयले की खानें हैं, तो वहाँ से कच्चा माल लाद लाद कर लाया जाएगा और फिर यहाँ मुंबई बंदरगाह से उसे ब्रिटेन के बंदरगाह तक पहुँचाया जाएगा। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत थी। कहा जाता है 1876 तक भारत में 5000 मील रेलवे लाइन बिछाई गई, और उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंत तक 25000 मील से अधिक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की बात थी। आगे शिक्षा की बात की जाए, किसी भी क्षेत्र का अगर आपको विकास करना है तो सबसे पहले लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, और जागरूकता के लिए शिक्षा होनी चाहिए।
तो जब ब्रिटिश शासन आया तो सबसे पहले इनको ये समस्या हुई कि भारतीय लोग ना शासन में उनके लिए उत्तरदायी नहीं थे। तो ऐसे में भारतीय लोगों को अपने प्रति करने के लिए उन्हें शिक्षित करना जरूरी था। तो ऐसे में भारत में शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब इसमें जो बजट था पहले 1 लाख था, वो बढ़कर 10 लाख बजट हो गया। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने भारत में पश्चिमी शिक्षा लाने का निर्णय लिया। आगे चलकर इंग्लिश राजभाषा बन गई और ये कहा गया कि जो बंदा अंग्रेजी का ज्ञान रखेगा उसे अच्छी नौकरियां दी जाएंगी। आगे चलकर वुड डिस्पैच आएगा, जिसके माध्यम से प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा उचित ढंग से कैसे तैयार किया जाए इसके निर्णय लिए जाएंगे। तो शिक्षा सेवा का कुल मिला के उद्देश्य ये था कि लोगों को न सिर्फ रोजगार के प्रति संवेदनशील किया जाए, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें ब्रिटिश शासन में योगदान देने लायक भी बनाया जाए। आगे चलकर डी.के. कर्वे आयोग, जिनका योगदान शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एजुकेशन की किताबों में हम पढ़ते भी हैं कि उपनिवेशी अवधि के दौरान जैसे जगन्नाथ शंकर सेठ और डी.के. कर्वे ने शिक्षा के माध्यम से देसी भाषा की बात करी, भारतीय संस्कृति की वकालत करी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार कर रही थी। आगे चलकर 1935 में संवैधानिक सुधार भी हुए। नारी शिक्षा की बात की गई, जहां पहले नारी शिक्षा को उपेक्षित किया गया था, यहां पर नारी शिक्षा की भी बात की गई है। इसके अलावा निरक्षरता यानी कि अनपढ़ता को बिल्कुल खत्म करने की बात की गई है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा की बात की, ट्रांसपोर्टेशन की बात की है, कृषि सुधारों की बात की है, ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात की है, क्योंकि बड़ी बड़ी महामारियां भी तो फैल रही थी हमारे यहाँ। अकाल भुखमरी से भी तो लोग मर रहे थे। तो ऐसे में हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो बहुत निम्न थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, क्योंकि जब वो आए तो वो ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में रहते थे और जब भारत में आए तो यहाँ की जलवायु गर्म थी। ऐसे में ब्रिटिश सैनिक अगर बीमार पड़ जाएंगे या फिर ब्रिटिश कंपनी के लोग अगर बीमार पड़ जाएंगे तो उनका इलाज कैसे हो। तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इन अस्पतालों की स्थापना करी, लेकिन उस तकनीक का फ़ायदा धीरे धीरे भारतीय लोगों को भी मिला। भारतीय लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाएं धीरे धीरे प्रदान की गई। जैसा कि बताया गया है 1664 में यानी कि 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए अस्पताल खोले। फिर 18वीं शताब्दी में यानी कि 18th सेंचुरी के अंत तक कलकत्ता में भारतीयों के लिए भी अस्पताल खोला गया। फिर 1800 में बम्बई और मद्रास में भी भारतीयों के लिए अस्पताल खोले गए। 1840 तक प्रेसिडेंसियों के अलावा विभिन्न बड़े शहरों में भारतीयों के लिए लगभग 1 दर्जन अस्पताल खोले गए। देसी आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरियों ने बहुत सारी सहायता की। जनता को स्वास्थ्य सेवाओं से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के बारे में बताया गया। बम्बई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज शुरू हुए। आगे चलकर सैनिटेशन कमिश्नर नियुक्त किए गए। इसी प्रकार से कलकत्ता में लॉटरी कमेटी के माध्यम से जन स्वास्थ्य और साथ साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। 1896 में जब प्लेग का प्रकोप आया तो क्या हुआ, एक प्लेग आयोग की नियुक्ति की गई और प्लेग के टीके की बात की गई, वैक्सीन की बात की गई। तो इस प्रकार से ब्रिटिश शासनकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड की गई हैं। इसी प्रकार से औद्योगिक विस्तार, क्योंकि देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो बड़े पैमाने पर उद्योग की स्थापना हुई। जब उद्योग की स्थापना हुई तो शहरीकरण होगा, क्योंकि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 75% लोग खेती ना करते हों, अन्य कार्य में लगे हों, वो शहर होगा। तो जब ये लोग आएंगे तो बड़े पैमाने पर भारत में शहरीकरण होगा, मशीनरी की स्थापना होगी, मशीनी उद्योग की स्थापना होगी। तो ऐसे में गांव में जो लोग गरीबी के जाल में फंसे हुए थे वो शहरों की ओर पलायन करेंगे और इन कारखानों में काम करेंगे। जब इन कारखानों में काम करेंगे तो कंपनी द्वारा इनका बड़े पैमाने पर शोषण किया जाएगा, 20-20 घंटे काम करवाया जाएगा। बच्चे और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कई बार तो ऐसी खबरें आती थी कि मशीनों में दबकर बच्चे मर गए। तो ऐसे में जो ये श्रमिकों की इतनी भयानक समस्याएं थीं, इसके लिए श्रमिक कानून बनने लगे, कारखाने अधिनियम बने लगे। हालांकि ये कानून सिर्फ बने, इनका वास्तविक रूप से लागू नहीं कर पाए हम। इसी प्रकार से सामाजिक कल्याण के जो अन्य पहले हैं, यहाँ से आज तक मजदूरों के बारे में बताया गया। पहले आप समस्या बताएंगे, फिर वो कानून बताएंगे। सामाजिक कल्याण के लिए अन्य पहले जो हैं वो ये हैं कि भारत में हम देखते हैं सती प्रथा, बाल विवाह, ऐसी भी समस्याएं थी। ऐसे में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी जो समस्याएं थी, इनको दूर करने के लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे नियम कानून बनाए। जैसे कि 1828 से 1856 के दौरान समाज सुधार में बहुत सारे उपाय किए गए, जहां 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया। 1843 में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। 1802 में बालिका भ्रूण हत्या की बात की गई, मानव बलि को खत्म कर दिया गया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाए गए। हालांकि एकदम से अधिनियम नहीं बन गए थे, इनके लिए कुछ भारतीय समाज सेवकों ने योगदान भी दिया था, जैसे राजा राम मोहन राय, जो कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता थे।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। आगे चलकर शशिपाद बनर्जी, ज्योतिराव, गोविंदराव फूले, पंडिता रमाबाई, D.K. कर्वे, कुंदकुरी वीर सालिंगम, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने समाज सेवा के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर दिया। और इन्हीं के कार्यों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए जो भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक आधुनिक सोच लेकर आई थी। हालांकि इसकी बहुत सारी कमियां थी, इन्होंने भारतीयों का बड़े पैमाने पर शोषण किया, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी थी जो कि समाज में कल्याण से जुड़ी हुई थी। हालांकि उसका फायदा भारतीयों को नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी प्रयास तो किए ही गए थे। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, लगभग 40 पन्नों का चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर के इस पार्ट में हम यहीं पर रुकते हैं। आगे जो चैप्टर में हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि आज़ादी के बाद केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्या क्या पहले की गई हैं। तो इस लेक्चर में हमने इतना जाना है कि ब्रिटिश शासन से पहले, वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश शासन तक किस प्रकार से भारत में सामाजिक कल्याण का विकास हुआ है। फिर हमने पढ़ा ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन कौन सी नीतियां चलाई गई जिससे हमें पता चलता है कि वो सामाजिक कल्याण के प्रति थी। जिसमें हमने पढ़ा कि कृषि कानून, कृषि से संबंधित पहले, औद्योगिक पहले, शिक्षा सेवाएं, परिवहन का विकास, औद्योगिक विस्तार और समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जो थीं उनसे जुड़ी हुई जो जितने भी समाधान थे वो सब हमने इसमें पढ़े हैं। आशा ये लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ कमी है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हमें आगे और ऐसी ही वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।